प्रिय छात्रों, हम लोग वीडियो के माध्यम से शिक्षण कार्य कर रहे हैं और इस क्रम में आज हम लोग कक्षा 9 विषय विज्ञान रसायन विज्ञान के अंतर्गत परमाणु तथा अणु नामक पाठ में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में इस पाठ के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। पिछले वीडियो में हम लोग का जो शिक्षण बिंदु था वह अणु था। अणु किसे कहते हैं, अणु कितने प्रकार के होते हैं, परमाणुकता क्या होती है और परमाणु तथा अणु में क्या अंतर है। प्रिय छात्रों, अगर पिछला वीडियो आप लोग ध्यान से देखे हों तो इन बातों का निश्चित ही आपको ध्यान होगा। आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे, वह पहला जो अध्ययन बिंदु हम लोग का होगा वह आयन होगा। आयन, आयन किसे कहते हैं, सबसे पहले आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आयन क्या होता है। प्रिय छात्रों, आपको यह ज्ञात है कि प्रत्येक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है और उसमें से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम जल में डालते हैं तो वह अपने कंपोनेंटों में, अपने अवयवों में विघटित हो जाते हैं। तो अगर आयन की परिभाषा आपको बताना है, आयन बताना है, तो आप बताएंगे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको हम लोग जल में जब डालते हैं तो वह आवेशित कणों में विभाजित हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। तो आप बताएंगे जलीय विलयन में विद्यमान प्रत्येक आवेशित पदार्थ को आयन कहते हैं। जब किसी ऐसे पदार्थ को जिसको हम जल में डालते हैं और वह अपने आवेशित कणों में टूट जाता है, विभाजित हो जाता है, तो उन्हीं कणों के ऊपर जो आवेश आता है उसको हम आयन कहते हैं। उदाहरण से आपको समझ में आएगा। यदि NaCl की बात करें जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl दो आयनों से मिलकर बना है। पहला जो है वह सोडियम आयन है और दूसरा जो है वह क्लोरीन आयन। प्रिय छात्रों, अनेक पदार्थ जो होते हैं वह धातुओं और अधातुओं से मिलकर बने होते हैं। धातु तथा अधातु जो होते हैं वे आवेशित होते हैं और उनसे जो पदार्थ बनता है वो आवेशित पदार्थ बनता है और वही आवेशित पदार्थ जब विघटित होता है तो अपने आयनों में टूट जाता है। यह आयन जो होता है यह मेनली दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसको हम लोग धनायन कहते हैं और दूसरे को हम लोग कहते हैं ऋणायन। दूसरे को क्या कहते हैं, ऋणायन। अब धनायन किसे कहेंगे, तो यदि किसी तत्व के परमाणु पर या परमाणुओं के समूह पर धन आवेश हो तो ऐसे आयनों को हम लोग धनायन कहेंगे। उदाहरण के लिए आप समझ लेंगे, आपके सामने सोडियम दिखाई दे रहा है, ये सोडियम पर प्लस है, इसका मतलब ये हुआ कि यह धनायन हुआ। सोडियम प्लस चार्ज का मतलब ये क्या हुआ, धनायन हुआ। आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम पर +2 होता है, चाहे 2+ होता है, तो यह भी धनायन होगा। और आगे बढ़ते हैं, मैग्नीशियम पर भी +2 होता है, यानी 2+ होता है,
तो ये भी धनायन होगी। धनायन आपको समझ में आ गया होगा। अब से अगर आपसे पूछा जाए धनायन से आप क्या समझते हैं, तब बताएंगे वे परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जिस पर धन आवेश होता है धनायन कहलाता है। उदाहरण के लिए Na+, Ca+2, Mg+2। अब हम कहाँ आएंगे? ऋणायन पर आएंगे। ऋणायन किसे कहेंगे? तो इसकी भी परिभाषा धनायन के जैसे बताएंगे आप बताएंगे वे परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जिस पर ऋण आवेश होता है ऋणायन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने एक उदाहरण है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज है, ऋणायन हो गया। ऑक्सीजन पर -2 है, यह ऋणायन हो गया। सल्फेट मूलक यह है जिस पर -2 है, यह भी ऋणायन हो गया। अब जो है अगला हम लोग का अध्ययन बिंदु है वह है सरल आयन किसे कहते हैं। सरल आयन सरल आयन इसके बारे में पढ़ेंगे। सरल आयन क्या होता है? आपसे अगर पूछ दिया जाए कि सरल आयन से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे वे आयन जिसमें एकल परमाणु होता है, एक ही परमाणु होता है, सरल आयन कहलाता है। वे आयन जिसमें एक ही परमाणु होता है सरल आयन कहलाता है। एग्जाम्पल में आप बता देंगे सोडियम पर प्लस, यह सरल आयन है। Cl पर माइनस, ये भी सरल आयन है। O पर -2, ये भी सरल आयन है। Mg पर +2, ये भी सरल आयन है। उदाहरण से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ऐसे आयन जिसमें एक ही परमाणु होते हैं सरल आयन कहलाते हैं। अब अगला जो होगा जिसको हम कहेंगे बहुपरमाणुक आयन। बहुपरमाणुक आयन क्या है? सरल आयन में एक परमाणु है, जबकि बहुपरमाणुक आयन का मतलब हुआ कि उस आयन में परमाणुओं की संख्या एक से अधिक होगी। तो अगर बहुपरमाणुक आयन आपको बताना है तब बताएंगे वे आयन जिसमें परमाणुओं की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है बहुपरमाणुक आयन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सल्फेट मूलक बहुपरमाणुक आयन है। अमोनिया मूलक बहुपरमाणुक आयन है। इसमें परमाणुओं की संख्या अधिक है, इसलिए इसको हम कहेंगे बहुपरमाणुक आयन। प्रिय छात्रों, आयन, सरल आयन, बहुपरमाणुक आयन, 3 बिंदुओं को हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला है हम लोग का जो अध्ययन बिंदु वह है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या है इसको जानना है। रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या है इसको जानना है। अब हम कह दें कि पानी को सूत्रों के रासायनिक सूत्र में लिखिए, तो पानी को रासायनिक सूत्र में लिखने के लिए हमको ये जानना होगा कि पानी में कौन कौन से पदार्थ हैं जो मिलकर पानी का निर्माण किए हैं। अगर हमको रासायनिक सूत्र की परिभाषा देनी होगी तो हम बताएंगे रासायनिक सूत्र प्रतीकों का
वह समूह होता है जो किसी पदार्थ के एक अणु को व्यक्त करता है और उसके संगठन को बतलाता है। एक बार और सुन लेंगे। किसी पदार्थ का रासायनिक सूत्र प्रतीकों का वह समूह है जो पदार्थ के अणु के संगठन को निरूपित करता है। उदाहरण के लिए पानी है जिसका रासायनिक सूत्र H2 है। अब इस सूत्र को देख के हमको यह ज्ञात हो जा रहा है कि पानी के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं और 1 ऑक्सीजन परमाणु है। उसके बाद से अमोनिया का NH3 होगा। इसको देख के आपको ज्ञात हो जाएगा कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन का 1 परमाणु है और हाइड्रोजन का 3 परमाणु। एक और देख लेते हैं, CO2 हो गया। अब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड को देखकर यह ज्ञात हो गया कि कार्बन के इसमें 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का 2 परमाणु। अब रासायनिक सूत्र के बाद रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे इसको हम लोग जानेंगे। तो अगला हम लोग का अध्ययन बिंदु होगा रासायनिक सूत्र को लिखना। रासायनिक सूत्र को लिखना यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि रासायनिक सूत्र को कैसे हम लोग लिखेंगे। अब आपको यह ज्ञात होगा कि जो यौगिक होते हैं वह सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला सरल यौगिक और दूसरा आयनिक यौगिक। सरल यौगिक क्या होगा? जो परमाणुओं से बना होगा। आयनिक यौगिक क्या होगा? जो आयनों से बना होगा। यानी परमाणुओं से बने यौगिक को हम सरल यौगिक कहेंगे और आयनों से बने यौगिक को हम आयनिक यौगिक कहेंगे। यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि हम रासायनिक सूत्र चाहे वह यौगिक सरल हो चाहे वह यौगिक आयनिक हो कैसे लिखेंगे। अब रासायनिक सूत्र किसी यौगिक का लिखने के लिए हमको 2 बातों की जानकारी होनी आवश्यक है। उसमें पहला ये है कि अगर किसी यौगिक का हम सूत्र लिख रहे हैं, रासायनिक सूत्र लिख रहे हैं, तो उस यौगिक में कौन कौन से परमाणु भाग लिए हैं और उन परमाणुओं का प्रतीक क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि रासायनिक सूत्र लिखने के लिए सबसे पहली महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि हमको प्रतीकों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर यौगिक सरल यौगिक है तो उसमें जो परमाणु हैं, जो तत्व हैं, उनकी संयोजकता कितनी है। यानी सरल यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमको तत्वों के प्रतीक के बारे में जानकारी होनी चाहिए और हमको उस तत्व की संयोजकता कितनी है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि अगर हमको किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखना है, उदाहरण से देखेंगे, एग्जाम्पल से जल का हमको लिखना है, जल का रासायनिक सूत्र। ये हमको लिखना है। तो आपको मालूम है जल में हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। अब संयोजकता की बात करें
ये परमाणु हो गए। जल में दो परमाणु होते हैं, पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। संयोजकता की बात करें तो हाइड्रोजन की संयोजकता हमको मालूम होनी चाहिए, और हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1 और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। जल का सूत्र लिखना है हमको, तो इसको बजगुणन से लिखते हैं। बजगुणन विधि से हम क्या करेंगे, इसका यहाँ गुणा कराएंगे और इसको इसके साथ कराएंगे। तो अब जब इस तरह से होगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा H2, जैसे 2 का H के पास लेके जाएंगे तो H2, और 1 O के पास जाएगा तो O अकेले है, और 1 है तो कोई मतलब उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जल का जो सूत्र हो गया वह H2O हो गया। इसके बाद से एक और उदाहरण को हम देखेंगे, ये जल का था। कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है। कार्बन की जो संयोजकता होती है ये आपको जानना होगा, ये 4 होती है, और ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वह 2 होती है। अब ये 4 है, ये 2 है, दोनों का अगर हम किसी एक अक्षर से देखें, एक अंक से दोनों क्या डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब जो है डिवाइड करने के बाद दोनों सेम अंक से अगर डिवाइड हो गए तो डिवाइड करेंगे, अगर नहीं होते हैं तो डिवाइड नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वही वज्रगुणन विधि का यूज करेंगे, इसको यहाँ करेंगे। कार्बन का 1 के साथ होगा तो केवल C होगा, और ऑक्सीजन का O के साथ होगा, मतलब ऑक्सीजन का 2 के साथ होगा तो O2 होगा। यह कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक और उदाहरण समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें हम मेथेन की बात करते हैं। मेथेन में कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन लिख देंगे। कार्बन की वैलेंसी अभी हमने बताया 4 होती है, तो कार्बन के नीचे 4 लिखेंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो हाइड्रोजन के नीचे 1 लिखेंगे, और वज्रगुणन वाला चिन्ह बनाएंगे। ऐसे हम चिन्ह बना दिए। कार्बन का 1 के साथ हम करेंगे तो केवल C आएगा, और हाइड्रोजन यानी 4 परमाणु होगा, यानी CH4, और ये किसका फार्मूला हो गया, मेथेन का। इस तरह से सरल यौगिकों के रासायनिक सूत्र को हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग कुछ आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र को लिखेंगे। अब आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखने के लिए इसमें भी हमको 2 बातों की जानकारी होनी चाहिए कि जो आयन है, जो आयनिक यौगिक है, वह किन किन आयनों से बना है और उस पर कितना आवेश है। अगर प्लस है तो प्लस में कितना है, और माइनस है तो माइनस में कितना है। चलिए आयनिक यौगिकों का एक उदाहरण लेते हैं। सोडियम क्लोराइड जो होता है वह आयनिक यौगिक है जिसमें Na है और Cl है। Na पे +1 होता है और Cl पे -1 होता है। इसमें भी वही मेथड लगाएंगे, और ध्यान ये देंगे कि इस चिन्ह का कोई मतलब इसमें नहीं रखेंगे। ये नहीं कि फार्मूला लिखे तो उसमें प्लस और माइनस लिख देंगे, ऐसा नहीं है। अब Na का 1 के साथ होगा तो Na, और Cl का भी 1 के साथ होगा तो Cl, यानी यह जो हो गया यह सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड। एक और उदाहरण देखते हैं सोडियम सल्फेट का। तो सोडियम सल्फेट में सोडियम है और
सल्फेट मूलक है। सोडियम का जो होता है उस पर +1 चार्ज होता है और सल्फेट पर -2 चार्ज होता है। अब फिर से 2 का यहाँ पर और 1 का यहाँ पर जब हम वज्र गुणन विधि से करेंगे तो यह Na2 होगा और SO होगा। यह सोडियम सल्फेट का सूत्र हो गया। प्रिय छात्रों, इस तरह से हम लोग किसी भी सरल यौगिक का या आयनिक यौगिक का रासायनिक सूत्र लिख